हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए पेज नंबर 10 पर कक्षा 12 के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। स्पेशल कुछ विद्यार्थियों को समस्याएं थी, इसलिए ये वीडियो बनाई गई। देखिए हमने अलैंगिक जनन बताया था आप सभी को। अलैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि अलैंगिक जनन एक लिंगी जनन कहलाता है। एक लिंगी जनन मतलब इसमें जीव जो होता है वो एक लिंग में ही पाया जाता है, मतलब एक ही जीव होता है। इसमें दो जीवों का कोई मतलब नहीं बनता, अर्थात मेल और फीमेल वाले जीव इसमें नहीं आते। मतलब कहने का ये है कि जिन जीवों में मेल और फीमेल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल लिंग होते हैं यानी जेंडर होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन नहीं होता। अब हम बात करें अलैंगिक जनन होता किन में है। अलैंगिक जनन तो उन जीवों में होता है जिनमें एक ही जीव होता है, वही नर होता है, वही मादा होता है। मतलब उसमें देखिए नर और मादा में हम जो विभेद करते हैं वो लिंग के आधार पर करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई भी लिंग नहीं होता। इसमें केवल एक ही जीव होता है, वही नए जीवों की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो ये एक लिंग जनन इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही जीव से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। देखिए अलैंगिक जनन हमने बताया था आप सभी को। अब हम उसकी विधियां बताएंगे। अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है या अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये बात हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए इसमें समझेंगे हम, हमारे पास जो नोट्स प्रोवाइड हैं यानी सभी विद्यार्थियों को जो नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं उस नोट्स में आप देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ है, देखिए एक एकल जीव जनन की, क्योंकि इसमें एकल जीव ही जनन करता है। ठीक है भाई, इसलिए इसमें बोला गया है कि एकल जीव जनन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। और देखिए प्रमुख विधियाँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास द्विव विभाजन विधि। नंबर 2 बीजाणु जनन विधि। नंबर 3 मुकुलन विधि। नंबर 4 कलिका विधि। और नंबर 5 है खंडीभवन विधि। तो हम बात करते हैं सबसे पहली विधि की। ठीक है, हमारे पास जो पहली विधि है वो है द्विव विभाजन विधि। द्विव विभाजन नाम से ही पता चला, दो भागों में विभाजित होने पर। ठीक है, इसमें जीव क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो ही जीवों का निर्माण करता है। तो ऐसा विभाजन किन जीवों में होता है ये बात भी बताई जाएगी। देखिए विभाजन विधि या विखंडन विधि द्वारा जनन मुख्यतः एकल सेल या एक सेल जीव प्रोटोजोआ, जो एक ही कोशिका के बने हुए जीव होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव। एक सेल जीव कौन से जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया यानी जीवाणु में पाया जाता है, यानी ये उन जीवों में पाया जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूगुलिना, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे जीवों में पाया जाता है। यह विखंडन की प्रक्रिया अनुकूल तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड व पर्याप्त भोजन की उपलब्धता पर सामान्य रूप से होती है। जब इन जीवों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है और पर्याप्त रूप में भोजन मिलता है तो इनमें क्या होता है, ये आकार में पूर्ण रूप से वृद्धि करके रखते हैं और इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिस कारण पूरा बैक्टीरियल सेल या कोई भी एक कोशिकीय सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बैक्टीरियल सेल में द्विखंडन से पहले यानी दो खंडों में बंटने से पहले डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। यानी केंद्रक जो हमने बताया अभी कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए की पुनरावृत्ति का मतलब है एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। तो एक डीएनए से दो डीएनए जब केंद्रक में बन जाएंगे तो एक केंद्रक में 2 डीएनए बन गए, जिससे में क्या करेंगे, अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ सीधी सी बात। यहाँ देखेंगे हम, देखिए ये कोई जीव है, मानने की बात है, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या है, एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक डीएनए पदार्थ है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। तो अगली कंडीशन में क्या होता है, ये डीएनए पदार्थ जो होता है इसके अंदर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा मतलब पुनरावृत्ति हो जाएगी, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। अगली कंडीशन में क्या होगा, ये जो केंद्रक के अंदर 2 डीएनए बने हुए हैं ये आधे आधे केंद्रक द्रव्य को लेकर के जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, थोड़े डंबल की शेप के हो जाएंगे, आधा डीएनए इधर आधा डीएनए इधर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आधा आधा डीएनए इसमें क्या हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या होगी कि पूरा डीएनए 2 पार्ट में, यानी इसका जो केंद्रक होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, आधा इधर और आधा इधर, तो इसके बीच में एक खांच बन जाती है। खांच मतलब ये जब जैसे 2 भाई होते हैं, 2 भाइयों को जब बंटवारा होता है तो दोनों भाई
अपनी अपनी ज़मीन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के अलग अलग होते हैं, इसी तरह ये दोनों के दोनों जो केंद्रक होते हैं ये अपने अपने केंद्रक द्रव्य को लेकर के और अपनी अपनी इस कोशिका को लेकर के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ जीव कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, एक ये, इसके अंदर इसका डीएनए, इसके अंदर इसका डीएनए। तो एक पार्ट से 2 पार्ट, यानी कितने भागों में विभाजित हुआ है? 2 भागों में हुआ है। तो इसे बोलेंगे द्विखंडन विधि या द्विविभाजन विधि। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया है कि भाई डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, उसके पश्चात सेल में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यही है कि भाई 2 भागों में, समान भागों में डीएनए का बंटना, क्योंकि डीएनए ही वो गुणसूत्र होता है जिसमें सूत्र की 2 भागों में यानी विभाजित होता है वो। अब देखिए इस प्रकार निर्मित दोनों संतति सेल, ये जो नई बनी है दोनों सेल्स, ये संतति सेल्स कहलाएंगी। एक दूसरे से सभी लक्षणों में समानता दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों के आनुवंशिक पदार्थ समान है इसलिए समानता दर्शाएंगे। ऐसी प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन मतलब विखंड खंड में टूट जाना या 2 भागों में खंड खंड में विभाजित हो जाना। अब देखिए नोट पढ़ेंगे हम, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है यहाँ, ये बात आप लोगों को शायद ही कोई बताए। देखिए बैक्टीरियल सेल प्रत्येक 20 मिनट में विखंडन द्वारा विभाजित होती है। इसे काट देंगे, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। हमने बताया कि प्रत्येक 20 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, यानी एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट बाद विभाजित होती रहती है, फिर वो आकार में वृद्धि करेगी, फिर विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह ये बैक्टीरियल सेल अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी जीवाणु कोशिका की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, संघ प्रोटोजोआ में विखंडन विधि के कारण सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब हम बात करते हैं भाई मृत्यु तो होती ही नहीं, इसमें एक जो पूर्वज है वही 2 संततियों में विभक्त हो जाता है, मरता तो है ही नहीं कुछ भी इसमें। अब हम एक चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। देखिए हमारा जो चित्र है ये पेज नंबर 11 पर है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल थी। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है भाई, इसकी पुनरावृत्ति होती है। देखिए आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई, तो बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा खांच बन गई। ये खांच बनने से क्या हुआ, आधा पार्ट इधर रह गया, आधा इधर रह गया, क्योंकि दोनों के सूत्र डिवाइड हो गए, यानी गुणसूत्र डिवाइड हो गए, 2 भागों में पुनरावृत्ति हो गई। तो ये यहाँ पे अंत में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये 2 खंडों में टूटा है, तो इसको द्विखंडन तो 2 होने की वजह से बोलते हैं, और अलग अलग होने की वजह से हम विखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विखंड। अब देखिए हमारे पास सेकंड विधि है बीजाणु जनन विधि द्वारा जनन, यानी बीजाणु जनन, यानी पहले बीजाणु बनते हैं। जनन क्या होता है, बनना या संख्या बढ़ाना। अब देखो बीजाणुओं की संख्या में वृद्धि से जनन, बीजाणु बनेंगे पहले, कहने का मतलब यह है कि बीजाणुओं की संख्या बढ़ेगी पहले, ठीक है। फिर में बीजाणु जिसके अंदर बन रहे हैं वह भित्ति फटेगी, में बीजाणु स्वतंत्र रूप से बीजों की तरह क्या होंगे, अलग अलग वातावरण में जाएंगे और नमी प्राप्त करके वृद्धि करेंगे और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे। बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। बीजाणु जो होते हैं वे जनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। बीजाणु पतली भित्ति के सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे तथा एक कोशिकीय संरचना के होते हैं। अब एक कोशिका बहुत छोटी होती है तो इसलिए हमने बताया ये दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए एक कोशिकीय संरचना हम इसको बोलते हैं। बीजाणु परिपक्व अवस्था में अनुकूल परिस्थिति में, परिपक्व यानी जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं, जब, और अनुकूल परिस्थिति मतलब जब इनको कोई नमी मिल जाए या कोई इनके अनुकूल वातावरण मिल जाए, में जनक से पृथक होकर जीव में, नए जीव में विकसित होते हैं। बीजाणु का प्रकीर्णन होता है फैलाव, बिखरना। बीजाणु का प्रकीर्णन हल्का होने के कारण, क्योंकि बीजाणु हल्का होने के कारण उसका प्रकीर्णन होगा सरलतापूर्वक हो जाता है। उसका प्रकीर्णन यानी उसका फैलाव सरलतापूर्वक इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजाणु हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना। बीजाणु के अंकुरण के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है, क्योंकि जब बीजाणु क्या करेंगे, वातावरण में से नमी को प्राप्त करेंगे, अंकुरित होंगे, अंकुरित मतलब नए जीव का निर्माण करेंगे। बीजाणुओं का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है, ये लाखों हजारों की संख्या में होते हैं। बीजाणुओं का निर्माण मुख्यतः है किस किस में होता है, ये मुख्यतः है यहाँ कवक और शैवालों में होता है, क्योंकि कवक और शैवालों में बीजाणु बनते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स में बनने वाले सुप्त बीजाणु, चल बीजाणु ये गतिशील होते हैं, और अचल बीजाणु जो गतिशील नहीं होते। सुप्त बीजाणु निश्चेष्ट मतलब कोई गति नहीं करते हैं, जुगतु पड़े रहते हैं। और बीजाणु तथा पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम है यहाँ पे, कोमा एस्परजिलस, ये कवक की बात करें, पेनिसिलियम भी फफूंद है और एस्परजिलस भी फफूंद है, मतलब कवक है। तो इनमें इसी तरह का विभाजन होता है, मतलब इनमें इसी तरह की जनन होती है।
इनमें क्या होता है, शैवालों में और कवकों में बीजाणु बनते हैं। वे बीजाणु हजारों और लाखों की संख्या में बनते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर वे परिपक्व हो जाते हैं और वहाँ से वे जब उनकी भित्ति फट जाती है जिसके अंदर में बनते हैं, जैसे अनार के अंदर भी उसका अनार के दाने होते हैं ना, ऐसे ही बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बनते हैं। और जब बाहर की भित्ति यानी बाहर का कवर फट जाता है तो सारे के सारे बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं और नए नए जीव को बनाते हैं, मतलब नए नए कवक और शैवाल को बनाते हैं। ये बात समझ में आई है। अब हम देखेंगे चल बीजाणु द्वारा जनन, इसमें ही बताते हैं। ये जो चल बीजाणु और अचल बीजाणु हमने ऊपर बताए हैं, इसी के प्रकार के बारे में बताएंगे। चल बीजाणु द्वारा जनन कैसा होता है, इनमें चल बीजाणु होते कैसे हैं, ठीक है, ये बात बताएंगे। देखिए चल बीजाणु द्वारा जनन यहाँ पे समझेंगे। चल बीजाणु द्वारा जनन में पौधों में चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे होता है, अनुकूल परिस्थितियों में। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक कोशिकीय होंगे तो बहुत सूक्ष्म होंगे, क्योंकि आपको हमने बताया एक कोशिका बहुत छोटी होती है। चल बीजाणु में 2 या 4 कसाबिका होती है। कसाबिका मतलब जैसे ये कोई बीजाणु है, इसमें ये होती हैं, ये कसाबिकाएं निकले रहते हैं, जिनके द्वारा ये से सर्पिलाकार क्रम में जैसे सांप चलता है ऐसा करते हैं, चलते हैं और इसको बीजाणु को चलने में गति प्रदान करते हैं। अब देखेंगे कसाबिका होता है, उदाहरण जैसे क्लेमाइडोमोनास में कसाबिका अग्रस्त होते हैं। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास की शेप मैं आपको दिखाता हूँ। क्लेमाइडोमोनास की शेप ऐसे होती है, इसमें से 2 फ्लैजिला निकले रहते हैं ये, ठीक है। तो ये क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है। ये जो 2 फ्लैजिला होते हैं ये आगे ही है, तो इसलिए इसे अग्रस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रस्त बोलते हैं। तथा एक्टोकार्पस में कसाबिका पार्श्व बोलते हैं। एक्टोकार्पस में बराबर में मिलती है, पार्श्व मतलब बराबर में, पड़ोस में। अब देखिए अचल बीजाणु द्वारा जनन कैसे। तो पौधों में इस प्रकार के बीजाणु चल बीजाणु की भांति एक कोशिका के केंद्रक में अनेक विभाजन के पश्चात निर्मित होते हैं। इन बीजाणुओं में कसाबिका का पूर्ण अभाव होता है, मतलब जैसे क्लेमाइडोमोनास में आपने देखा था, ऐसे इनमें कोई कसाबिकाएं नहीं होती, इसलिए ये अचल होते हैं। उदाहरण स्पाइरोगाइरा। अब देखिए आगे यहाँ जाइए, एकाइनेट द्वारा जनन। एकाइनेट एक प्रकार का विषम कोशिका है, ठीक है। इनका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करना है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो इनके अनुकूल नहीं होती, जो इनके अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं होती, इसलिए ये सेल्स भोज्य पदार्थों को संचित करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इनमें फूड मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, स्टोर होता है। इनका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों का पार करना होता है, ठीक है भाई। इसलिए ये सेल्स भोज्य पदार्थों को संचित कर लेते हैं और क्या करेंगे, अपने चारों ओर जो सेल्स भित्ति होती है यानी कोशिका भित्ति होती है, उसके बाहर की ओर एक भित्ति का निर्माण और कर लेते हैं और अनुकूल परिस्थितियों की मतलब प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रतीक्षारत का मतलब होता है उसकी वेट करते रहते हैं कि कब अनुकूल परिस्थिति आएगी। जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये अंकुरण प्रारंभ कर देंगे अपना और नया पौधा विकसित कर लेंगे। अब बात करते हैं सुप्त बीजाणु द्वारा जनन। सुप्त बीजाणु द्वारा जनन क्या होता है, देखिए कुछ पौधों में प्रजनन प्रक्रिया मध्य प्रतिकूल परिस्थिति के आगमन पर अचल बीजाणु के ऊपर एक मोटी भित्ति निर्मित हो जाती है, यानी ये प्रतिकूल परिस्थिति के आगमन पर होती है। इसमें अचल बीजाणु के ऊपर क्या होती है, एक भित्ति निर्मित हो जाती है, ठीक है भाई। बात समझ में आई होगी। यह समय पर या इस समय पर बीजाणु सुप्तावस्था में रहता है, यानी अक्रिय अवस्था में। सुप्त अवस्था होती है अक्रिय अवस्था, इसे सुप्त बीजाणु कहते हैं। ऐसा बीजाणु जो सुप्त अवस्था में रहता है उसे सुप्त बीजाणु ही कहेंगे। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर यह पुनः अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर क्या होता है, इसे वातावरण का तापमान और जल की उपस्थिति, ये सब चीज़ें जो होती हैं मिल जाती हैं आसानी से और यह पुनः अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है, जैसे प्रोटोसाइफोन में। अब बात करते हैं कोनिडिया द्वारा प्रजनन। कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया एक प्रकार की गतिहीन अर्थात अचल बीजाणु है, ये कोई गति नहीं करते। अब जो अचल होते हैं स्वाभाविक सी बात है उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा या कोई भी कसाबिका नहीं होगी, जो बाहर की ओर निर्मित होते हैं यानी बाहर की ओर बनते हैं। इन बीजाणुओं को वाहन बीजाणु भी कहते हैं। ये मुख्यतः तंतु के सिरे की ओर निर्मित होते हैं। जिधर तंतु होते हैं मतलब निकले हुए फिलामेंट होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं, उनकी सिरे की ओर बनते हैं। इन्हें कोनिडिया कहा जाता है। उदाहरण पेनिसिलियम, फफूंद जो होते हैं कवक, उनमें बनते हैं, यानी जो कवक होते हैं उनमें बनते हैं। अब है मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन क्या होते हैं, एक शाखा जैसी संरचना निकलती है किसी भी जीव में से। मुकुलन की प्रक्रिया यीस्ट में प्रमुखता से होती है, यीस्ट यानी खमीर में होती है। इसके अंतर्गत जो जनक सेल्स होती है यानी पेरेंट सेल होती है जो, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें समझेंगे आप लोग।
जैसे ये कोई यीस्ट कोशिका है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इस तरह की संरचना बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर निकलेगी। ये बीज का तो है ही जुगाड़ तो, और इसके अंदर मटेरियल भरा रहता है। एक कंडीशन क्या आती है कि ये जो इसका डीएनए है ये दो केंद्रक इसका दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे अलग गुणसूत्र हो जाता है। तो एक कंडीशन ये होगी ये इससे पूरा अलग हो जाता है, यानी ये अलग हो जाता है और दो जीवों में बट जाता है, एक जीव बड़ा बनता है एक छोटा बनता है, ठीक है। तो इसे मुकुलन बोलते हैं। तो अब देखेंगे इसमें भाई, मुकुलन की प्रक्रिया यीस्ट में प्रमुखता से होती है। इसके अंतर्गत जनक सेल से नए जीव की उत्पत्ति या अनेक बाह्य वृद्धि के रूप में निर्मित छोटी संरचनाओं द्वारा होती है। अब देखें, लिंडग्रेन 1949 के मतानुसार जनक सेल्स का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। तो ये चित्र जो है, इसमें चित्र भी हम दिखा देंगे आपको, ये चित्र आप अच्छे से देख लेंगे, पेज नंबर 13 पर है, ठीक है। पेज नंबर 13 पर दिया गया है ये चित्र। इसे थोड़ा इस तरह की प्रोसेस के बाद दिखाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक इसमें सेल्स बड़ी बनती है, ये तो बनती है यानी माइक्रो सेल, और ये बनती है मैक्रो सेल। मैक्रो मतलब बड़ी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब है कलिका द्वारा जनन। कलिका कुछ पौधों की पत्ती एवं तने के अग्रभाग पर कुछ बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निर्मित होती हैं, जिन्हें कलिका बोलते हैं। ये कलिकाएं जनक पौधे से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कोशिकाएं होती हैं, उदाहरण फ्यूनेरिया में, ठीक है भाई। कलिकाएं ऐसे होती है जैसे हमने गन्ने में बताया था, आपको पॉपुलर में बताया था, उसमें हमने बताया वो भी तो अलैंगिक जननी है, उसमें जो कलिकाएं होती है इसी तरह की कलिकाएं होती हैं, ठीक है भाई। 12 तक, कम से कम 8 कोशिकाएं और अधिक से अधिक 12 कोशिकाएं होती हैं इसमें। ऐसी कोशिकाएं कलिकाएं जो होती हैं पर मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे को निर्मित करती हैं। अब है खंडी भवन। खंडी भवन का भी खंड से जुड़ा हुआ नाम है, खंड से जुड़ा हुआ बाहर। अब देखिए खंडी भवन, स्पाइरोगाइरा एवं जियोलैंथ्रिक्स में खंडी भवन की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया में सुकाए होता है कोई भी पूरा का पूरा थैलस यानी पूरा का पूरा पौधा, ठीक है, या कोई भी सुकाए, वैसे हम शैवालों के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? शैवालों के लिए। शैवाल मतलब काई। अनेक भागों में किसी बाह्य शक्ति के कारण टूट जाता है, या तो भाई रगड़ से या चोट से। कोई भी शैवाल होती है पानी के अंदर जो होते हैं, जब वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, उसके कई हिस्से हो जाते हैं, तो प्रत्येक हिस्से से नए शैवाल का निर्माण होगा। तो इसे बोलते हैं खंडी भवन, यानी खंड खंड में टूटना और फिर भी नए जीव को बनाने ला। अब देख लेना, और टूटा हुआ प्रत्येक भाग पुनरुद्भवन द्वारा, यानी दोबारा से अपना विकास करता है। पुनरुद्भवन होता है दोबारा से विकास करना, द्वारा अपना पूर्ण निर्माण कर लेता है और नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। जैसे वोकेरिया, ये भी शैवाल की प्रजाति है, कलेडोफोरा भी इसकी प्रजाति है। तो ये बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए, आप सभी की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है, ठीक है। आप सभी हमारे समक्ष ऐसी समस्याएं रखेंगे, तभी तो हम लोग उसका निवारण करके आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। तो अपनी समस्याओं को जरूर रखें, और जो चीज़ समझ में ना आए उसे दोबारा से अपने आचार्य जी से या हमारे सामने ज़रूर रखें। तो अब हम क्या करेंगे, नए लेसन के साथ में मिलेंगे दोबारा से, ठीक है। तो पूरी मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत करोगे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। लॉकडाउन में भी अपने आप को अच्छी स्थिति में लेकर के पहुंचना है, ठीक है भाई। बाकी आप सभी आनंद के साथ में खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।